आज बेटा आपका नया टॉपिक स्टार्ट करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इस टॉपिक में क्लियरिटी नहीं होगी तो आप एक तो बोर्ड का क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, सेकेंडली ये पूरा आपका एप्लीकेशन जो डिफरेंशिएशन का इसके अंदर होने वाला है किस तरीके से होगा देखना। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम किसी फंक्शन को किसी इंटरवल a टू b में कंसीडर करें बेटा फॉर x फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑलवेज ध्यान रखना हम इंटरवल में क्या चलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर इसको ग्राफिकली इंटरप्रेट करूँ तो बेटा कोई फंक्शन अगर इस तरीके चलता है नीचे से ऊपर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर वो ऐसे मूव करता है या फिर वो ऐसे मूव करता है, इन तीनों ही केसेस में फंक्शन इंक्रीजिंग है। इन तीनों ही केसेस में फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब देखिए जो पहली डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन चाहे कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो, चाहे डिफरेंशिएबल हो, चाहे डिसकंटिन्यूस हो, चाहे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। क्या है वो डेफिनेशन? अगर हम कोई पॉइंट x1 और x2 लेते हैं और यहाँ पे हम ये चेक करें कि x1 पे f ऑफ x1 की वैल्यू, देखिए पहले मैं कह रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ एंड x2 या x1 इज़ लेस देन x2 मैंने कंसिडर किया, तो आप देख रहे हैं इस फंक्शन की ये y इक्वल टू एफ एक्स का मान लीजिए कर्व है, तो f ऑफ x1 की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है हाइट, और इसी कर्व पे f ऑफ x2 देखिए, तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, तो ये बेटा ये तो y की वैल्यू, ये y एक्सिस पे आएंगी, और ये है x की वैल्यू, ये x एक्सिस पे आएंगी। ठीक है, तो अगर ऐसा केस बनता है तो इसका मीनिंग ये फंक्शन आपका बेटा इंक्रीजिंग है, यानी कि x के बढ़ने पर y की वैल्यू भी बढ़ रही है। एज x इंक्रीजेज y इज आल्सो इंक्रीजेज, x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, क्योंकि मैंने लिया है x1 छोटा लिया है, x2 बड़ा लिया है। अगर हम यहाँ पे ऐसे दूसरे कर्व के लिए सोच लीजिए, ऐसे ही तीसरे कर्व के लिए सोच लीजिए। अगर हम यहाँ पे बेटा ऐसे कर्व कंसीडर करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलें, से x1 एंड x2 दो पॉइंट लिए, जबकि हमने लिखा कि x1 इज़ लेस देन x2, बट यहाँ पे देखिए f ऑफ x1 की वैल्यू और ये है f ऑफ x2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि f ऑफ x1 y की वैल्यू जो क्या आ रही है वो ग्रेटर आ रही है f ऑफ x2 से, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं इसे साइन से शो कर दूंगा, पेपर में आप कंप्लीटली लिखना डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये तो तब पॉसिबल है जब आपको कर्व की नेचर पहले से पता है कि कर्व ऊपर से नीचे आ रहा है, या फिर आप कर्व को ड्रॉ करना जानते हैं। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप कर्व ड्रॉ कर पाए। अच्छा, अब इसके अंदर इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं दूसरे फिगर बना के दिखाऊंगा आपको। तो इसको आगे ले चलते हैं बेटा टॉपिक को। इसी में डेफिनेशन को फिर दिखाता हूँ बेटा आपको। अगर हम कोई फंक्शन फिर से y इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर करें और वो कर्व कुछ इस तरह से जा रहा है बेटा, और फिर ये ऐसे चला गया, ये आपका x एक्सिस है, नीचे बन सकता है लेकिन यहाँ पे दिखाना थोड़ा आसान है, इस वजह से दिखा रहे हैं। इसी तरह से बेटा कर्व ऊपर से आया और फिर नीचे चला गया बेटा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर हमने इस केस में x1 x2 लिया तो कहानी कुछ और होने वाली है, और अगर हमने यहाँ पे कोई x3 x4 लिया तो कहानी कुछ और होने वाली है, और ये x4 के बाद x5 लिया तो बेटा कहानी कुछ और हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है
इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 जो कि दिख रहा है, देन f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। बट यहाँ आप देख रहे हैं फॉर x3 x4 x3 इज या x4 लिख लेते हैं, x4 इज ग्रेटर देन x3, x4 बड़ा है x3 से, है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि f ऑफ x4 किसके इक्वल है, f ऑफ x3 के इक्वल है। यहाँ तो इक्वल ही आ रहा है, एग्जैक्टली कांस्टेंट है ये फंक्शन, क्योंकि y इक्वल टू 1 टाइप या y इक्वल टू 2 टाइप। अगर हम यहाँ पे देखें x4 और x5 के बीच में बात करें, यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल की बात करें, तो यहाँ ऐसा फील हो रहा है जैसे और इसके बीच में एक और डाल दो, यहाँ पे इसको x5 बोल देते हो, इसको x6 बोल देते हो, तो ज़रा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप x4 और x5 के लिए भी इक्वल टू वाला कंसेप्ट बनेगा, लेकिन x5 और x6 के लिए सोचे तो x6 ग्रेटर देन है x5, बट f ऑफ x6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन f ऑफ x5। तो ये जो इंटरवल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कर्व को हम कहाँ से कहाँ तक देखें। तो जब इंटरवल यहाँ से यहाँ तक था तो फंक्शन इंक्रीजिंग था x1 टू x2, लेकिन x2 से लेकर पूरे x5 तक फंक्शन में क्या नेचर था, f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ x3 इज इक्वल टू f ऑफ x4 इज इक्वल टू f ऑफ x5। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये तो कह नहीं सकते फंक्शन डिक्रीज हो गया लेकिन ऊपर चला, नीचे से ऊपर चला। जैसे भाई मैंने हमेशा कहा था इंक्रीजिंग के लिए लेफ्ट टू राइट चलना है, और ये देखना अगर ऊपर की तरफ चलते हैं आप नीचे से ऊपर तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अगर हम यूँ चलते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन हुआ, यहाँ पे फिर गेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि f ऑफ जो x1 है या f ऑफ xi है वो हमेशा क्या हो रहा है बेटा, f ऑफ xi से बड़ा ही है या फिर f ऑफ xj के बराबर भी है। i और j लिख दिया बेटा मैंने अलग अलग, आप समझ रहे हैं, i और j 2 और 1, 4 और 3, 6 और 5, लेकिन मैं गलत कहीं नहीं हुआ। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, जब 2 1 है तो ये ग्रेटर देन वाला केस बन गया, जब 6 और 5 है तो ये ग्रेटर देन, इसे 6 लिख लेंगे, इसको 5 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब 4 और 3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, ये दोनों इक्वल वाला केस आ जाए, इक्वल टू वाला। तो आई हमेशा क्या है, जे से छोटा है बेटा, है ना, या आई हमेशा जे से बड़ा है। तो ये तो अपना अंडरस्टैंडिंग के लिखा है, मुझे इतना सब समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एफ एक्स जो अगला वाला पॉइंट या तो बड़ा बनेगा या उसके इक्वल बनेगा। अगर नेक्स्ट एक्स जो मिलेगा वो बड़ा मिलेगा या बड़ा मिलेगा। इसमें यहाँ बात ये हुई कि एफ ऑफ एक्स वन आपका या तो इक्वल आता है एफ ऑफ एक्स आई इसके, है ना, एफ ऑफ एक्स आई एक्स जे के इक्वल आया, या फिर क्या आया, उससे बड़ा आया। तो ये फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है पर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन को हम ये कह सकते हैं कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, नॉन डिक्रीजिंग, यानी कि डिक्रीज नहीं हो रहा। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप नोटिस करें कि ये x1 है और ये x2 है, और फिर x3 है, ये x4 है, और यहाँ पे चलेंगे x5 है और ये x6 है। तो आपको पूरा आइडिया है कि अगर मैं यहाँ कहता हूँ x2 ग्रेटर देन x1 है तो f ऑफ x2 क्या है बेटा, छोटा मिल रहा है f ऑफ x2, यानी y की वैल्यू, f का मतलब y की वैल्यू, ये लेस देन f ऑफ x1 है। और अगर हम इन दो के लिए बात करें इस इंटरवल के लिए, यानी कि x4 इज ग्रेटर देन x3, ये भी दिख रहा है कि x4 बड़ा है x3 से, बट f ऑफ x4 ऑलवेज इक्वल टू f ऑफ x3। और अगर यहाँ पे पहुँचे हम तो x6 ग्रेटर है x5 के, लेकिन f ऑफ x6 इक्वल टू f ऑफ लेस देन f ऑफ x6 लेस देन f ऑफ x5। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जब भी है तो नेक्स्ट वैल्यू तो या तो छोटी आ रही है या इक्वल आ रही है। तो इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ xi लेस देन या तो छोटा है या इसके इक्वल है ना। तो इक्वल और ये दोनों बातें करती, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज नहीं कर रहा, हमेशा डिक्रीज कर रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, इंक्रीज नहीं करेगा, इसे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि ये ऊपर से नीचे डिक्रीज ही हो रहा है। तो इसमें अब थोड़ा सा और एक आइडिया एफ डैश एक्स का दे देता हूँ, उसमें नहीं बताया लेकिन क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन है
फंक्शन की नेचर एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में देखने से पता पड़ता है। तो अभी आएंगे दोबारा इसके बाद, इसमें पहले ये नोट कर लो, जब एफ डैश एक्स के बारे में भी इसको आपको बताएंगे। फिगर बना लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर ये फंक्शन यहाँ पे बेटा कांस्टेंट रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है पूरे एक इंटरवल के लिए, एक इंटरवल के लिए, यानी कि यहाँ कहें तो यहाँ x2 से लेके x5 तक लगभग ये फंक्शन कांस्टेंट है, यहाँ x2 से लेके x5 तक ये फंक्शन भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, और ये इंक्रीजिंग है, और ये भी इंक्रीजिंग है। तो इस चीज़ का आइडिया रखना थोड़ा सा, आप सभी मैं समझता हूँ नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि इंक्रीजिंग और किस तरीके से हो सकता है। जैसे फंक्शन लिया मैंने, इस तरह से ड्रॉ किया, यहाँ गए और फिर ऐसे चले गए, और एक फंक्शन इंक्रीजिंग इस तरीके से हो सकता है, और एक फंक्शन इंक्रीजिंग इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने एक्स एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर लिया, इसके लिए एक्स एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर लिया, इसके लिए एक्स एक्सिस ये ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा नेचर देखना, ये हमारी तीनों ही क्या है बेटा, एक्स एक्सिस है। तो देखो आप यहाँ नोटिस करो कि अभी अभी आपने वो पढ़ा है टेंजेंट नॉर्मल, तो उसमें आपने देखा था कि जब कर्व ऐसे बनता है तो इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या है बेटा, एफ डैश एक्स नॉट क्या है, जीरो। यहाँ पे कोई एक्स नॉट है एक्स एक्सिस पर, यहाँ पे जीरो, एफ डैश एक्स नॉट यहाँ पे भी जीरो। आपको पता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो डेरिवेटिव एट एक्स नॉट क्या है, जीरो है। लेकिन अगर हम यहाँ कहें कि इसके आगे क्या है एफ डैश एक्स, इसके पीछे क्या है एफ डैश एक्स फंक्शन में, ये तो केवल एक्स नॉट की बात हुई है, केवल एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे बात हुई है। अब यहाँ पे देखो बेटा, इस फंक्शन में भी एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। इस फंक्शन में क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि फंक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है, चाहे वो कॉनकेव अप बन रहा है चाहे वो कॉनकेव डाउन बन रहा है, ये भी ध्यान रखना। चाहे वो फंक्शन इस तरीके से बने बेटा स्ट्रेट, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, स्ट्रेट लाइन बन जाए बिल्कुल। तो ये कॉन्केविटी इसकी तो अप डाउन कुछ है नहीं, कॉन्केव अप है, कॉन्केव डाउन है, ये स्ट्रेट लाइन है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप जानते हैं ये हॉरिजेंटल टेंजेंट है किसी एक्स नॉट पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे और भी आगे बन सकता है, अगर कोई कह दिए ऐसे बन जाए फिर से कि हाँ और आगे आ सकता है, ये इस तरीके से, तो केवल इस पॉइंट पे ये हॉरिजेंटल टेंजेंट है, तो इसे एक्स नॉट लिख लें, इसे एक्स वन लिख लेते हैं। तो आप नोटिस करो यहाँ पे क्या है कि सर यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव भी है, लेकिन क्या है इक्वल टू जीरो भी, किस पे, एक तो एक्स नॉट पे और एक एक्स वन पे, क्या है एफ डैश एक्स जीरो है। तो ऐसे जब डिस्क्रीट या आइसोलेटेड पॉइंट्स पे, आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग पॉइंट्स, पूरा कंटिन्यूस इंटरवल ना हो, तो भी हम इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, बल्कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, इसको भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, इसको भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, और इसको भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या सोचता है कि सर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो पे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो उस बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी आइसोलेटेड पॉइंट, कभी इंटरवल ना हो, पूरा इंटरवल, यहाँ तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या है, एक्स नॉट पे जीरो है, इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स नॉट पे जीरो है, लेकिन यहाँ पे क्या है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो बच्चा लेस देन वो ग्रेटर देन इक्वल टू देखता है और इक्वल टू कहने की वजह कहता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं, केवल इंक्रीजिंग है। वो कहानी कहाँ होती है कि सर वो यहाँ पे होती है, देखो बताया था थोड़ा सा, इसको हटाए थे, ये तो कैल्क उससे था केवल स्लोप के बारे में। जैसे अब ये कर बना, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक x1 से लेके x2 तक एफ डैश एक्स क्या है बेटा, जीरो है, क्योंकि स्लोप क्या है इसका, जीरो। एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप। तो पूरे इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स जीरो, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे, और डेफिनेशन का निकल के यहाँ पे भी एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
क्योंकि एक इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स जीरो हुआ है, आइसोलेटेड पॉइंट्स के लिए नहीं हुआ, डिस्क्रीट पॉइंट के लिए नहीं हुआ, टूटे हुए पॉइंट्स के लिए नहीं हुआ। बात को समझना, इस बात को लिख लेना, है ना। तो आइसोलेटेड पॉइंट ऐसे और भी हो सकते हैं जहाँ पर एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा, आगे कर्व हो सकता है, लेकिन दिस टाइप ऑफ कर्व आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का रेंज है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का रेंज है, ठीक है। और इनको इंक्रीजिंग तो बोल ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग तो है ही, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये क्या है, ये नॉन डिक्रीजिंग है ना, नॉन डिक्रीजिंग। तो ये प्लीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। इसी तरीके से सेम प्रोसेस किसके लिए हो जाएगा, डिक्रीजिंग वाले के लिए। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको बताए थे डिक्रीजिंग वाले के लिए भी। थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं इसको, टॉपिक को। देखिए नेक्स्ट इसके अंदर देख लेते हैं, जिस तरह से कर्व ऊपर से आता है और ये कॉन्केविटी चेंज हुआ, नीचे आ गया बेटा, ये एक्स एक्सिस है, तो ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ठीक है। कॉन्केव देखो अप था यहाँ और यहाँ पे कॉन्केव डाउन हो गया, कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन, तो इस टाइप की हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आती है। ऐसे यहाँ कॉन्केव डाउन था, फिर कॉन्केव अप हो गया, थोड़ा सा और इसको शेप देते हैं, इस तरह से आया, फिर ये इस तरह से निकला, तो यहाँ पे आपका और जो आएगा चिपक के इसके साथ, तो कर्व नीचे आएगा, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको यूँ लाते हैं, यूँ, ये अब दिखेगा, देखो क्लियरिटी आ गई ना। अब ये अप है और यहाँ पे आके हो गया डाउन, इस तरह, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x1 पे किसी x2 पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो है, और यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए एक्स नॉट से लेके यहाँ तक ये क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो बेटा। और यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स वन क्या है बेटा, जीरो है, यहाँ पे एफ डैश एक्स टू क्या है बेटा, जीरो, यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, इन पॉइंट्स पे क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है बेटा। और इस रेंज में भी और इसके आगे भी एफ डैश एक्स क्या है बेटा, लेस देन जीरो। जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है, डेरिवेटिव, है ना। और ये डिक्रीजिंग इस तरीके से भी आ सकता है बेटा, और डिक्रीजिंग इस तरीके से भी आ सकता है बेटा, और डिक्रीजिंग ऐसे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ पे सभी केसेस में एफ डैश एक्स बेटा क्या है, लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। बट अगर हम यहाँ पे कहें आपसे एक फिगर और ड्रॉ कर रहे हैं कि ऊपर से करवाया और फिर यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर ये नीचे को चला गया इस तरीके से, ठीक है, स्मूथ है कर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए x1 से x2 तक, यहाँ पर ये x1 से पीछे क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हुआ, जीरो, और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हुआ बेटा, फिर लेस देन जीरो। ये भी एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे भी अगर कंबाइन करूँगा सारे एक्स के लिए, तो कुछ के लिए तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, लेकिन कुछ के लिए, कुछ पॉइंट्स के लिए, टूटे बिंदुओं के लिए, डिस्क्रीट पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो। और बेटा ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। और ये भी फंक्शन क्या है बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये फंक्शन भी क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये फंक्शन भी क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, लेकिन इक्वल टू जीरो जो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है फॉर सम इंटरवल है। और ये क्या है बेटा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो क्या है, फॉर सम आइसोलेटेड पॉइंट्स, यानी कि टूटे हुए बिंदु, टूटे हुए पॉइंट्स, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है, ये ध्यान रखना है ना, टूटे हुए पॉइंट्स कंटिन्यूस इंटरवल में, लेकिन ये क्या है, फॉर कंटिन्यूस इंटरवल, फॉर सम कंटिन्यूस इंटरवल। तो यहाँ पे कि इस फंक्शन क्या बोलेंगे बताइए, इस फंक्शन क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या बोलेंगे, क्या, नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है जी, ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो देखो ग्राफ से तो बहुत जल्दी आइडिया हो गया, आप कंसेप्ट भी समझ गए कि सर कहाँ पे क्या होना है, बट जब क्वेश्चन बनेगा तो उसमें कैसे देख पाएंगे, ये एक नई बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सभी लेते हैं। देखो हमारे जो बोर्ड में क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन के हैं और
कंटिन्यूस ऑब्वियसली हो ही जाएगा, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस फंक्शन के क्वेश्चंस की बात हो रही होती है यहाँ पे। लेकिन जो हमारे कंपटीशन में वो नॉन डिफरेंशियल फंक्शन की भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं, और नॉन कंटिन्यूस का भी, नॉन डिफरेंशिएबल का भी, और इवन एक पॉइंट का भी चेक करते हैं कि फंक्शन इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यानी कि पॉइंट का भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक किया जाता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन का भी चेक किया जाता है, नॉन डिफरेंशियल फंक्शन का भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक किया जाता है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जब भी हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट उस फंक्शन की डोमेन में हो। आप देखो एक एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि y = 1/x, तो आप कहेंगे सर ये जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है। क्या जीरो पे, क्या ये डोमेन में था फंक्शन की? जीरो नहीं था सर, फिर भी आप कह रहे हैं वो कंटिन्यूस जीरो पे, वो जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है और जीरो पे डिफरेंशिएबल भी नहीं ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि x = 0 पे इसकी क्या चेक करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो नहीं, यू कांट चेक। याद रखना, हमेशा उस पॉइंट पे किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिस्कस नहीं कर सकते जो उस फंक्शन की डोमेन में नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर किसी फंक्शन की डोमेन में कोई पॉइंट है तो यू कैन चेक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट दैट पॉइंट, बट आप जो है कभी भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जा सकती है उस पॉइंट पे अगर उसकी डोमेन में है नहीं। लेकिन अगर वो उस डोमेन में नहीं है तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में नहीं बता सकते। तो इसको भी नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं या जो भी बोर्ड्स में क्वेश्चन है वो सारे के सारे किस पे बेटा? डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए। नॉन डिफरेंशिएबल के लिए क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक, तो अब हम वही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल की बात हो रही। पहले एक थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, अगर ध्यान से देखना चाहें तो आप। एक फंक्शन है जैसे ये इंक्रीजिंग है, तो आप देख रहे हैं कि इसका f' क्या है बेटा? ग्रेटर देन 0। जो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है उनका ऐसा होता है। अब आप ये बताइए, अगर मैं ये कहता हूँ कि f' क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h, यही होता है x पे, किसी पॉइंट x पे। तो आप ये देखो कि पॉजिटिव आखिर क्यों आ रहा है। ज़रा एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पे +x और यहाँ पे -x कर लूँ तो आप डेफिनेशन पे जाओ बेसिक। अगर यहाँ पे कोई x है आपका, है ना, अगर आप यहाँ से आगे चले x + h, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है बेटा? f(x + h) की। और इससे ध्यान से देखिए, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f(x + h) और f(x) कौन सा बड़ा है बेटा? f(x + h) की वैल्यू बड़ी है, यानी कि न्यूमिनेटर क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव। और डिनोमिनेटर देखो, x में कुछ ऐड हुआ h, तो ये बड़ा हुआ और ये x छोटा हुआ, तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। और ये किसकी वैल्यू थी? f' की, तो f' बेटा हो गया पॉजिटिव। बात समझ में आई? मैंने किस तरह से देख लिया बेटा f' पॉजिटिव है? क्योंकि फंक्शन ये कह देना कि f' पॉजिटिव हो तो उसका रीज़न भी तो होना चाहिए, कहाँ पॉजिटिव है, कि सर इस तरह से पॉजिटिव है। ये आप अगर समझते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी तो मैं कह रहा हूँ इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है, और राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल ही होंगे जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल की बात कर रहा हूँ, तो f' बेटा पॉजिटिव है। इसी तरह से आप डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए देख सकते हैं, तो उसका एट x पे चेक करें तो f' क्या मिलेगा बेटा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन -h होता था, याद कीजिए। अगर या हम तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें, -h छोड़ो, हम तो राइट, इसका भी राइट निकाल सकते हैं। अगर हम इससे आगे चले बेटा +h, तो आप बताइए ये किसकी वैल्यू है? f(x + h) की, और ये किसकी वैल्यू है? f(x) की। तो आप बताइए f(x + h) छोटा है और f(x) क्या है? बड़ा। तो यानी कि न्यूमिनेटर क्या हो गया बेटा? नेगेटिव। और h तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, और उसको भी छोड़ो, h तो पॉजिटिव लेते हैं हम। और अगर आप x प्लस और -x भी कर ले तो आप ये बताइए चेंज इन y, इस x क्या है बेटा? ये वैल्यू बड़ी है छोटी है, तो ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव। यानी कि f' की वैल्यू क्या हो गई बेटा? नेगेटिव फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों कहते हैं f' नेगेटिव, क्यों कहते हैं f' पॉजिटिव? ये भी तो पता होना चाहिए। तो उसी डेफिनेशन से निकला है जो आपने इनिशियल पढ़ी थी। ठीक है, तो ये मैंने जो समझाया ये उन क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो f' निकलेगा ही नहीं, तो आप कैसे कर पाएंगे?
तो जो हमारे सिलेबस में, बोर्ड में और इवन कंपटीशन में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आते हैं, ठीक है। और जो आते हैं डिसकंटिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल के ऊपर, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। लेकिन इसको समझना जरूरी था, QF डैश एक्स पॉजिटिव, QF डैश एक्स नेगेटिव है। जल्दी से नोट कीजिए।